नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में करण जौहर समेत 7 फिल्मी हस्तियों को बिहार के कोर्ट ने भेजा नोटिस। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर एडीजे कोर्ट ने सोमवार को फिल्म निर्देशक करण जौहर, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा के साथ एकता कपूर सहित 7 बॉलीवुड स्टार को नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी परिवादी सह केस के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दी है। अब इस मामले में सुनवाई 21 अक्टूबर 2020 को होगी। कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में करण जौहर के अलावा संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार के साथ ही एकता कपूर और दिनेश विजयन का नाम शामिल है। नोटिस के अनुसार अब सभी नामजदों को कोर्ट ने 21 अक्टूबर को अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुबह 10:30 बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया है। वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जा सकता है। बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में साजिश करने के आरोप में आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज हुए रिविजनवाद में एडीजे प्रथम ने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ कुल 7 आरोपितों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में बीते 7 अक्टूबर को पेशी की तारीख थी, लेकिन इस दिन केवल अभिनेता सलमान खान के ही अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए थे। ऐसे में सलमान को छोड़कर शेष 7 आरोपितों को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोविड-19 भारत में 2 महीने में सबसे कम कोरोना के आंकड़े 55,342 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 55,342 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 71,75,880 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अगस्त के बाद ये अब तक के सबसे कम आंकड़े हैं। इससे पहले 31 जुलाई को भारत में 55,000 मामले दर्ज हुए थे, 4 अगस्त को 52,050 और 18 अगस्त को 55,079 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 9 अक्टूबर को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9 लाख के नीचे चली गई थी। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 8,38,729 है। 62,27,295 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 706 मौतों के बाद अब मरने वालों की कुल संख्या 1,09,856 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 86.78% है और मृत्यु दर 1.53% है। महाराष्ट्र हालांकि अभी भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 15,35,315 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 40,514 है। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में एक दिन में 10,73,014 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 8,89,45,107 हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े साइबर नेटवर्क का किया खुलासा, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को भी बड़ा खतरा। विश्व की प्रमुख आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 10 लाख से अधिक कंप्यूटरों की मदद से बैंक खातों से पैसे निकालने और रैंसमवेयर का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े साइबर अपराध डिजिटल नेटवर्क का खुलासा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नेटवर्क के कारण अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को भी बड़ा खतरा है। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्जीनिया संघीय अदालत के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद वैश्विक आपराधिक नेटवर्क के कमांड एवं कंट्रोल सर्वर के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। यह नेटवर्क कंप्यूटरों में मालवेयर डालने के लिए ट्रिकबोट का इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने तर्क दिया कि आपराधिक नेटवर्क उसके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर रहा है। नेटवर्क के कमांडर एवं कंट्रोल सर्वरों पर निशाना साधने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करने वाली साइबर सुरक्षा संबंधी फर्मों में शामिल ESET के खतरा अनुसंधान प्रमुख जीन यान बोआउटन ने कहा, यह बताना मुश्किल होगा कि यह कितना प्रभावशाली होगा, लेकिन हमें भरोसा है कि इसका प्रभाव दीर्घकालीन होगा। यूपी से बड़ी खबर। यूपी उत्तराखंड की 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा, 9 नवंबर को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की 10 सीट और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके लिए 9 नवंबर को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा से 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल, जावेद अली और रवि प्रकाश वर्मा। सपा इन चुनाव में केवल 1 सीट ही जीत पाएगी। ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा दोबारा से सपा के राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बसपा के राजाराम और वीर सिंह है, लेकिन बसपा के पास जरूरी सीट न होने की वजह से उसका कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकेगा।
10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी दोबारा से इनको अपना उम्मीदवार बनाती है तो आसानी से ये चुनाव जीत लेंगे। कांग्रेस के लिए दोहरी परेशानी है, क्योंकि पीएल पुनिया का जहां उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा, वहीं उत्तराखंड से कांग्रेस के ही राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा दोनों जगह कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण उनका कोई उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नहीं चुना जाएगा। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश को मिलाकर राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा अपडेट। अगले साल की शुरुआत में आएगी कोरोना वैक्सीन, एक से ज्यादा स्रोत पर मिलेगी कामयाबी। स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन आने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा सोर्स से वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब 2 वैक्सीन का ट्रायल भारत में रुक गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमें एक से अधिक स्रोतों से देश में वैक्सीन मिल जाएगी। हमारे विशेषज्ञ पहले से ही देश में वैक्सीन के वितरण की योजना बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी, इसके साथ ही कोल्ड चेन सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। संडे संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारे पास वैक्सीन के लिए 40 कैंडिडेट हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्तर पर हैं और उनमें से 10 तीसरे चरण में हैं। ये हमें बताएंगे कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। वहीं हु की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि 2020 के आखिर तक या अगले साल के शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए एक टीका तैयार हो जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना है। संडे संवाद के ही कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड। फेसबुक से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के मामले, इस तरह बचाएं खुद को और यहां करें शिकायत। गुजरात के जमालपुर के कांग्रेस विधायक इमरान यूसुफ भाई खेड़ावाला ने फेसबुक फ्रॉड को लेकर साइबर सेल में FIR दर्ज कराई है। दरअसल उनके दोस्तों को फेसबुक पर उनके नाम से बने एक अकाउंट पर एक पोस्ट दिखा। पोस्ट में लिखा था, मैं अभी गांधीनगर में हूं और मुझे तत्काल 30,000 रुपये की जरूरत है। आप दिए गए नंबर पर गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। खेड़ावाला के दोस्तों को लगा कि उन्हें पैसे की जरूरत होती तो वो कॉल करते या किसी को बोलते, ऐसे फेसबुक पोस्ट करके किसी से भी पैसे कैसे मांग सकते हैं। दोस्तों ने कंफर्म करने के लिए खेड़ावाला को जब फोन किया तो पता चला कि ये पोस्ट उन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि उनकी तस्वीर और व्यक्तिगत डिटेल्स का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बनाया गया है। फर्जी अकाउंट से पैसे मांगे जा रहे थे। इसके बाद विधायक खेड़ावाला ने साइबर सेल में FIR दर्ज कराई। ऐसा ही एक मामला भुवनेश्वर में भी सामने आया। इसका शिकार कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर सुधांशु सारंगी बने। असल से साइबर अपराधियों ने सुधांशु सारंगी का एक फेसबुक अकाउंट बनाया और उन्हीं की तस्वीर और अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल कर पैसे की डिमांड करने लगे। बाद में सुधांशु सारंगी ने फेसबुक यूजर्स से अपील की कि वो ऐसे किसी अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर न करें जो उनकी फोटो और डिटेल्स का इस्तेमाल करके पैसे मांग रहा हो। पुलिस कमिश्नर सुधांशु सारंगी ने कहा कि उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ है, बल्कि कोई उनकी फोटो का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट। कोविड-19 के प्रभाव से उभरी चीन की अर्थव्यवस्था, सितंबर में निर्यात 9.9% बढ़ा। चीन की अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उभरती दिख रही है। सितंबर में चीन के व्यापार के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। सीमा शुल्क विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में चीन का निर्यात 9.9% बढ़कर $239.8 अरब पर पहुंच गया। अगस्त में निर्यात में 9.5% की वृद्धि दर्ज हुई थी। अगस्त में चीन के आयात में 2.1% की गिरावट। इसी तरह सितंबर में आयात 13.2% बढ़कर $202.8 अरब पर पहुंच गया। अगस्त में चीन के आयात में 2.1% की गिरावट आई थी। कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद जल्दी खुल गई है, जिसका फायदा उसके निर्यातकों को हो रहा है। विशेषकर मास्क चिकित्सा आपूर्ति के मामले में चीन के निर्यातकों की चांदी है, वे विदेशी प्रतिद्वंद्वियों की बाजार हिस्सेदारी भी हासिल कर रहे हैं। एक साल पहले की तुलना में सितंबर में चीन का वैश्विक व्यापार अधिशेष 6.6% बढ़कर $37 अरब पर पहुंच गया। हालांकि अगस्त के 58.9 अरब के आंकड़े की तुलना में यह काफी कम है। SBI ऑनलाइन वर्किंग को लेकर बड़ा अपडेट। SBI ऑनलाइन सर्विसेज SBI की ऑनलाइन सेवाएं हुई ठप, जाने क्या है ताजा अपडेट। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं मंगलवार को ठप हो गई।
स्टेट बैंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कनेक्टिविटी के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहें। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एसबीआई के एटीएम और पीओएस के अलावा बाकी सभी चैनल इससे प्रभावित हुए हैं। एटीएम फिलहाल ठीक से काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, चुनावी रैली में हुए शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वह अपनी अगली पब्लिक रैली के लिए बिना मास्क के निकल पड़े। व्हाइट हाउस डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप स्वस्थ हैं और उनकी कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। इसी बीच ट्रंप के निजी चिकित्सक डॉक्टर सीन कॉनले ने राष्ट्रपति की स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति दूसरों के लिए संक्रामक नहीं है। बता दें कि ट्रंप के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद दूसरी बहस को रद्द कर दिया था। कोविड से लड़ाई जीतने के बाद उनकी यह पहली रैली रही, जिसके लिए वह सोमवार को फ्लोरिडा के लिए वह बिना मास्क के ही रवाना हो गए। यहां उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। रैली में भी किसी ने मास्क लगाया था। वहीं चुनावी सभाओं को लेकर अमेरिका के विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कहा कि रैलियों के लिए यह सबसे खराब समय है। मीडिया से बात करते हुए फॉसी ने कहा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, तो यह वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है। साथ ही कहा कि अभी कई राज्यों में परीक्षण सकारात्मकता बढ़ रही है। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने शुक्रवार को कहा था कि व्हाइट हाउस ने एक सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां शामिल होने आए लोगों ने न तो मास्क लगाया हुआ था और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया गया। इस कारण वायरस ने तेजी से व्हाइट हाउस में अपने पांव पसारे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।